बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। क्रिकेट का मेला PSL की सूरत में इख्तिताम पजीर हो चुका है 18 मार्च को, और अब क्रिकेट की सरगर्मियाँ रमज़ान के बाद फिर बहाल होने वाली हैं, क्योंकि 14 अप्रैल को न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच रही है, जहाँ वो पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेगी। ये सीरीज़ 18 अप्रैल से शुरू होगी। सीरीज़ के इब्तदाई 3 मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में और बकिया 2 मैचेस जो हैं वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रवाना हो जाएगी इंग्लैंड, जहाँ वो इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेगी। और फिर इंग्लैंड से ही पाकिस्तानी टीम आयरलैंड चली जाएगी, जहाँ वो आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलेगी। और फिर वहाँ से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अमरीका रवाना होगी, जहाँ अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, और पाकिस्तानी टीम फिर T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो डैलस में, फोर्ट लॉडरडेल जो फ्लोरिडा में वाक़ वहाँ, और उसके अलावा न्यूयॉर्क में होंगे। और 9 जून को पाकिस्तान अपने रिवायती हरीफ भारत के मद्दे मुकाबिल होगा न्यूयॉर्क के आइजनहावर पार्क में, जो स्टेडियम की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फिटनेस ट्रेनिंग कैंप इन दिनों जारी है काकुल मिलिट्री एकेडमी काकुल में, जो एबटाबाद में वाक़ है, और पाकिस्तान मिलिट्री के कमांडोज की ज़ेर निगरानी जो है वो फिज़िकल ट्रेनिंग कैंप जारी है। कप्तान का भी मामला है, और कप्तान के हवाले से बाबर आजम की मुलाकात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से। तो इस बात के कभी इम्कानात हैं कि बाबर आजम को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दोबारा से कप्तान मुकर्रर किया जाएगा। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तज्जियाकार, क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक साहब, जो रेडियो पाकिस्तान का एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम एक ज़माने में आता था 80 के अशरे में, आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, वो भी करते थे, और मुनीर क्रिकेट कमेंट्री भी करते हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ चैनल्स पर अपना तज्जिया भी पेश करते हैं। आज ये हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में, और उसके अलावा हमें स्काइप पर यानी वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिनकी राय हम आप तक पहुँचाएंगे क्रिकेट के मामलात के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें और अब्दुल माजिद भट्टी को ऑनलाइन लें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं क्रिकेट के हवाले से, और लौट कर आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे आज क्रिकेट के हवाले। जी, पैकेज आपने देखा, और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीरुल हक से। मुनीर, सबसे पहले तो मैं इस पे आता हूँ, जो तरबियती कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया है। उस्मान खान 2017 में 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, चले गए UAE, और फिर पिछली PSL में वो खेले एज आ पाकिस्तानी प्लेयर, इस PSL में ओवरसीज़ प्लेयर की हैसियत से क्या देखते हैं? सुना है कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने वाजे कर दिया है कि अगर उस्मान खान पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हुए तो फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। एमिरेट क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टांस लिया है, उन्होंने ये कहा है कि बहुत सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है। इवन ये IL T20 या T10 लीग भी नहीं खेल पाएंगे, डोमेस्टिक मैचेस भी जो UAE में होते हैं वो भी नहीं खेल पाएंगे, और इवन इतना ज़्यादा कह दिया है कि इनके रेजिडेंस परमिट वो तक कैंसिल हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा वो है इनके लिए। और गारंटी क्या है इनके लिए कि ये पाकिस्तानी टीम में मेरा ख्याल है अभी तो शायद उनको प्लेइंग 15-16 जो भी स्क्वाड है उसमें लेंगे, लेकिन इनको अप्रूव करना पड़ेगा। इकबाल, हमारी एक चीज़ ये भी है कि आप थोड़ा सा भी फेल होते हैं ना 1-2 मैचेस में, तो फिर बाहर हो जाते हैं, तो ये तो फिर बहुत बड़ा इनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा आपको पता है कि ये बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए थे और बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। फास्टेस्ट सेंचुरी पिछले साल PSL बनाई थी, इस साल 2 सेंचुरी बनाई हैं। प्लेयर बहुत अच्छे हैं और इम्प्रेसिव हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी देखी जाती है लोकल मैचेस में, और फिर इंटरनेशनल मैचेस में उसका भी फ़र्क होता है। तो उस्मान खान के लिए ये बहुत अहम मौका मुनीर, उस्मान खान इनिंग्स भी ओपन करते हैं, इतने सारे ओपनर्स तो पाकिस्तानी टीम में कहाँ खपेंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है इकबाल। एक तो हमारे पास जो ओपनिंग का पहले के स्टैंड था बाबर और रिजवान का, वो भी अभी तक एक अचंभा है कि पता नहीं वो करेंगे नहीं करेंगे। फिर जाहिर है साइम अयूब आ गए हैं, फ़खर जमान आपके पास हैं। उसमें आई थिंक उस्मान खान अगर खेलेंगे तो 1 डाउन या 2 डाउन की पोजीशन पर शायद उनको खिलाया जाएगा। यहाँ पे भी हमने देखा था, ओपन भी किया, 1 डाउन भी आए, तो वहाँ मौका दिया, लेकिन मौका उनको मिलेगा। खुद उस्मान खान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उन पर थोड़ा सा हाथ रखना पड़ेगा। अगर वो सारी कश्तियाँ जला के आएंगे तो थोड़ा सा उनको ख्याल करना पड़ेगा। हमें स्काइप वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। इनका वसी तजुर्बा है क्रिकेट का। अब्दुल माजिद भट्टी एक तवील अरसे से क्रिकेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 4 सदी से भी ज़्यादा का अरसा इन्हें गुजर चुका है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मुनीरुल हक बैठे हैं, आपके और हमारे दोस्त।
तो इन दोनों हाथों से सलूट है। ठीक बहुत है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। अच्छा माजिद भट्टी, हम बात कर रहे थे उस्मान खान की, फिर दीगर मामलात पर आएंगे। और जिस तरह मुनीरुल हक ने बताया कि बड़ा सख्त स्टैंस लिया है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने, तो आप क्या समझते हैं कि उनके लिए डू और डाई सिचुएशन है? अगर वो कश्तियां जला कर आ रहे हैं और यहाँ पर अगर उनको एक आध दो मैच खेल लिए T20 के, वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं हुए, तो फिर उस सूरत में तो उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और उन्होंने जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है। तो उस्मान खान जिस हम्बल और छोटे बैकग्राउंड से आए हैं, जाहिर है पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता नहीं था कि इसका क्या असरात हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको समझा देता, देखिए पाकिस्तान टीम में आना, एक आध मैच खेलना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान टीम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर फखर जमान की जगह नहीं बन रही। फखर जमान कभी ओपन करते हैं, कभी नंबर 3 खेलते हैं, कभी बाबर आजम नंबर 3 खेलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या उस्मान खान को गारंटी दी गई है कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे? अगर खेलेंगे, खुदा न खास्ता वो परफॉर्म ना कर सके, तो पाकिस्तान में तो कंपटीशन इतना है कि उस्मान खान को फिर दोबारा पाकिस्तान टीम में आने के लिए डोमेस्टिक सर्किट पे जाना होगा, परफॉर्म करना होगा। तो वो फिर यूएई का जो एक ऑप्शन था वो भी उन्होंने गंवा दिया। तो मुझे लग रहा है कि उस्मान खान जल्दबाजी कर गए। इस जल्दबाजी में उनकी मुश्किलात जो हैं वो मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान टीम में तो उसी वक्त सर्वाइव करेंगे जब बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दें, लेकिन पीएसएल में परफॉर्म करना और इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करना ये दो अलग चीज है। सही है। मुनीर, जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे हैं, तो अब तो वापस नहीं हो सकता ना उन्होंने रिसीव, क्योंकि कैंप में उनका नाम आ गया है पाकिस्तान के, या अगर जिस तरीके से एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का एक सख्त स्टैंस आया, तो आप समझते हैं कि उस्मान खान इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है हो सकता है कि अपने आप को विड्रॉ कर लें? ये हो सकता है। विड्रॉ करने का मुझे नहीं पता इकबाल के वो करेंगे नहीं, लेकिन अब वो उनकी कोशिश तो ये होगी पाकिस्तानी टीम में मुस्तकिल जगह बना सके। वहाँ कहाँ बनेगी मुनीर? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जहां आपके पास ट्रेनिंग कैंप में 10 ओपनर्स आपको नजर आ रहे हैं और साथ साथ अच्छा खेल भी रहे हैं, परफॉर्मेंस भी कहीं साहबजादा फरहान भी है, फिर उसके अलावा हारिस से भी कभी कभी इन्होंने ओपन कराई है। बाकी 4 नाम तो आपने बहुत सारे, आप देखिए टॉप ऑर्डर की आपको सारे बैट्समैन नजर आते हैं, तो उसमें जाहिर है उस्मान खान का एक नया इंक्लूजन है, वो तो नहीं थे अभी तक। तो उस्मान खान के लिए खुद, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो सब कश्तियाँ जला के आ रहे हैं इकबाल, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उनका कोई अपना सांस लेना चाहिए कि उनको अगर उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए उनके लिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो है नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, लेकिन आप बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर एक शख्स अपने मुल्क के लिए खेलना चाहता है और उसे, आई थिंक गलती हुई होगी, लेकिन वो ये भी होता है ना कि पाकिस्तान खेलने का अपना एक। माजिद भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे कि आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने आप को उस्मान खान, या आप समझते हैं अब कश्तियां जला दी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि अब वापसी का रास्ता नहीं है। जाहिर है वो पाकिस्तान के कैंप में शरीक हो गए, इसका मतलब है कि यूएई का जो एक उनका खेलने का ऑप्शन था वो तो अब चला गया। लेकिन अगर उस्मान खान जल्दबाजी के बजाय थोड़ा सा होमवर्क कर लेते, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना और पाकिस्तान की इंटरनेशनल कैप मिलना ये यकीनी तौर पर एजाज है। यूएई की शायद इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम में जगह बरकरार रखना उससे मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि बैटिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, साइम अयूब है, साहबजादा फरहान है, फखर जमान है, इफ्तिखार अहमद है। फिर न्यूजीलैंड की टीम चाहे अपने मेन प्लेयर ना भेजे, जब लास्ट ईयर उनकी मेन टीम नहीं आई थी, उसके बावजूद उन्होंने सीरीज पाकिस्तान से जीत ली थी। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म करना वो उनके लिए चैलेंज होगा। और फिर ये न्यूजीलैंड वगैरह की जो टीमें हैं ये होमवर्क करके आती हैं। तो मेरे ख्याल में उस्मान खान, मेरी अपनी राय ये है कि जल्द ही कर गए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी को गारंटी थोड़ी दे सकता है। मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापस करवा दी पीसीबी ने, इमाद वसीम की रिटायरमेंट वापस करवा दी, तो ये ऑटोमेटिक चॉइस तो चले बन गए, लेकिन परफॉर्मेंस की गारंटी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं दे सकता ना। फिर T20 ही वो फॉर्मेट है पाकिस्तान में जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान में कंपटीशन है। टेस्ट और वनडे में फिर भी गुंजाइश मौजूद होती है। तो मेरे ख्याल में उस्मान खान अगर थोड़ा सोचो विचार के बाद फैसला करते तो बेहतर था, लेकिन अब यूएई वो वापस जाएंगे, वहां पर उनकी मुलाजमत भी है
तो बहुत सारी चीजें उनको देखना थी जो उन्होंने नहीं देखी, तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। और मोहम्मद आमिर की आपने बात की कि मोहम्मद आमिर, ये वही मोहम्मद आमिर थे, मेरे पास खुद घर आए मुझे, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बाद में पता चला कि उनको सज़ा हो गई। तो लेकिन अब बहरहाल ये क्रिकेट है, बड़ा जालिम खेल है, पल में तोला पल में माशा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। मुनीरुल हक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि स्काइप पे वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कौमी सिलेक्शन कमेटी जो बगैर सरबराह के काम करेगी, और बिलाल अफजल साहब का इंडक्शन हुआ है, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात करें क्रिकेट के हवाले से जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार मुनीरुल हक, क्रिकेट तज्जियाकार, जो हमसे बात कर रहे हैं। और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। तो हम भट्टी साहब पहले आपकी तरफ चलते हैं। ये बताइए कि आपका बड़ा वसी तजुर्बा, ये कौन सी सिलेक्शन कमेटी है? अभी तो 5 मेंबरान का ऐलान हुआ है, 2 का होना भी बाकी है। अगर कप्तान हो जाएंगे एक आज या कल में तो वो भी हो जाएगा। और आप समझते हैं कि बगैर चेयरमैन के, इतने अरसे से आप भी क्रिकेट कवर कर रहे हैं, मैं भी कवर कर रहा हूं, तो क्रिकेट में कभी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के बगैर भी सिलेक्शन कमेटी हुई है पाकिस्तान में? देखिए, मैंने भी अपनी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश की। मुझे तो आज तक याद नहीं है कि कोई सिलेक्शन कमेटी बगैर सरबराह के हुई हो। देखिए, सरबराह इसलिए होता है, हर इदारे का भी सरबराह होता है ना। इदारे में बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं और बहुत सारे एक तरह के टैलेंट वाले लोग होते हैं, लेकिन सरबराह इसलिए बनाया जाता है कि वो फादरली फिगर हो, जहां पर मामला फंसे तो सरबराह जो है वो अपना रोल प्ले करे। तो मेरे ख्याल में एक तो सिलेक्शन कमेटी का सरबराह होना चाहिए था। फिर जहां पर आपके 5 बड़े क्रिकेटर्स सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, चलें आपने सरबराह नहीं बनाया, कोई मसला नहीं है, आप कहते हैं कि मेजॉरिटी वोट पर सारा फैसला होगा। लेकिन डेटा एनालिस्ट, एक नॉन क्रिकेटर को आपने सिलेक्शन कमेटी में 6 क्रिकेटर्स के साथ जब बिठाएंगे और जब फॉरेन कोच लाने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या फॉरेन कोच उसके वोट को मानेगा? देखा, डेटा दुनिया भर में डेटा एनालिस्ट होते हैं, पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं है, वो अलग से होते हैं, उनका रोल बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब ये जो हसन चीमा है, ये दी हंड्रेड्स में भी डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं, लेकिन वहां वो किसी टीम या जो फ्रेंचाइजीज थी उनकी सिलेक्शन कमेटी में शामिल नहीं थे। लेकिन यहाँ पर पीसीबी ने ये नया तजर्बा किया। बिलाल अफजल साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो कि बहुत ज्यादा काबिल हो, लेकिन जहाँ पर वहाब रियाज हो, अब्दुल रज़ाक हो, असद शफीक हो, मोहम्मद यूसुफ हो, बाबर आजम हो, जो हेड कोच जैसन गैलेस्पी, ल्यूक रॉन्की जो भी बने एक हेड कोच हो, वहां पर एक नॉन क्रिकेटर का जो वोट है वो यकीनी तौर पर बहुत सारे मसाइल पैदा करेगा। और देखें, जहां पर 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी होगी वहां अक्सर ये होगा कि इख्तिलाफ राय 4-3, तो इसका मतलब है कि जो डिसाइसिव वोट होगा वो एनालिस्ट का होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन ये वो फैसले हैं जो शायद आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट को हर्ट करे। क्या कहेंगे मुनीर? देखिए, बिलाल अफजल साहब की जहाँ तक बात है वो तो प्योरली चॉइस लग रही है मोहसिन नकवी साहब की, उसमें तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक बाकी 6 भी उन्हीं की चॉइस है, बाकी 6 भी उन्हीं के हैं। हाँ, वो सब हैं, लेकिन क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि ये तो चलो क्रिकेट खेले हुए हैं, इनका तो रियाज उनके काबिले एतमाद आदमी है। सबसे बड़ी बात यही है इकबाल कि बज़ाहिर यहाँ कोई सिलेक्शन कमेटी का हेड नहीं है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के हेड ऑफ द रिकॉर्ड मुझे वहाब रियाज ही नजर आ रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ फिर क्या करेंगे? 90 टेस्ट खेले, वो पाकिस्तान की कप्तानी की है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर सिलेक्शन कमेटी पर तनकीद होती है या फ्लॉप हो जाती है टीम, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा ना। चेयरमैन साहब ने कहा मैं उनके साथ खड़ा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे पूछा गया। सब यही कहते हैं इकबाल, लेकिन इतने बड़े इवेंट में गॉड फॉरबिड आप हार जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी ना। चेयरमैन तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो ये बात सिलेक्शन तो चेयरमैन करते हैं, नो डाउट, लेकिन बात तो फिर उन्हीं पे आएगी ना जो खिलाड़ी सेलेक्ट करेंगे, उनको इख्तियारात दे दिए हैं ना। देखिए, सरबराह तो सबका जिम्मेदार। आप समझते हैं वहाब रियाज को होना चाहिए था चीफ? होना चाहिए था, अगर जिस तरह से वो क्लोजली चल रहे हैं इनके साथ, और जिस तरह हम वो यहाँ डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ, कामरान अकमल पूरा वक्त मौजूद रहे, कराची में T20 जो हुआ, PSL में मौजूद रहे, तो वहाब रियाज तो आखिरी
आखिरी दिन आया जिस दिन चेयरमैन आए थे? मैं चेयरमैन साहब से क्लोज होने की बात कर रहा हूँ, ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ, काफी आगे हमें नजर आ रहे थे हर फील्ड में। हम यही समझ रहे थे कि वही सिलेक्शन कमेटी के सरबराह होंगे। लेकिन बनाते तो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती ना कि 90 टेस्ट मैचेस मोहम्मद यूसुफ, 77 टेस्ट मैचेस असद शफीक, 46 टेस्ट मैचेस अब्दुल रज़ाक। हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ आप उनको आपने सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनाया, आपने हेड कोच बना दिया मिसबाहुल हक साहब को, और कहा कि जी आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग करने, किसी का हाथ था ना वो तो आप समझते हैं कि हाथ क्या हुआ? अभी मोहम्मद हफीज में हाथ रखा, उनका आप ही देख लें, सियाह सफेद के मालिक थे। सियाह सफेद के मालिक ना बनाने की वजह से शायद ये सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन नहीं बनाएंगे, लेकिन चलेगी। मुझे ये लगता है कि वहाब रियाजी इसमें मेन रोल अदा करेंगे। भट्टी साहब आपकी क्या राय है? देखें, मोहम्मद यूसुफ को फिर मुनीरुल हक जानते नहीं है। मोहम्मद यूसुफ जितने सेंसिटिव हैं, वो थोड़ी देर में रियाज की सरबराही में वो कभी भी नहीं खेलेंगे। और कामरान अकमल के साथ क्या हुआ? कामरान अकमल ने जब उनका कार्ड नहीं बना कराची में PSL के दौरान, उन्होंने सलमान नसीर पर तनकीद की, उसके बाद वो सिलेक्शन कमेटी से उनका नाम गायब हो गया। तो मेरा ख्याल में मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और अब्दुल रज़ाक की मौजूदगी में वहाब रियाज की खुद भी देखें, वहाब रियाज को भी पता है कि यूसुफ सीनियर आदमी है और यूसुफ बहुत सेंसिटिव इंसान है, इतनी आसानी से किसी की सरबराही में काम नहीं करेंगे, चाहे वो PCB के मुलाजिम हैं या नहीं है। फिर उधर कप्तान कौन होगा? पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हमने इंजमामुल हक को देखा, हमने वसीम अकरम को देखा, हमने इमरान खान को देखा, वो अपनी पसंद की टीमें खिलाते थे, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होते थे। तो यहाँ तो इख्तियारात खुद लेने पड़ते हैं, आपके पास ओहदा हो या ना हो। ये बात तो सही की है, ओहदा हो ना हो। लेकिन मुनीर, अब जो है ना सिलेक्शन कमेटी के लिए एक मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि टीम का इंतखाब करना है, इतने सारे ओपनर्स हैं, इतने सारे फास्ट बॉलर्स हैं, मिडिल ऑर्डर आपका कमजोर नजर आता है। आपको लगता है मिडिल ऑर्डर कमजोर नहीं है पाकिस्तान? मिडिल ऑर्डर तो बहुत अरसे से पाकिस्तान का प्रॉब्लम तो चल रहा है, स्पेशली T20 में। लेकिन अब आगाज सलमान है, प्लस आपके पास इफ्तिखार है, अब शादाब, इमाद हैं, इन्हीं को आपको मिडिल और लोअर ऑर्डर में इन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा। फास्ट बॉलर्स कितने ले जाएंगे? फास्ट बॉलर देखिए, अगर आमिर हैं तो आमिर होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे और नसीम शाह होंगे, हारिस रऊफ भी हो सकते हैं, मोहम्मद अली भी हो सकते हैं, जमान खान, अब्बास अफरीदी आई थिंक रिजर्व में हो सकते हैं। 16 या 17 रुकनी टीम का इंतखाब होगा तो उसमें कुछ को फिर आपको रिजर्व में रखना। माजिद भट्टी साहब, आप समझते हैं कि ये सीरीज, न्यूजीलैंड वाली सीरीज डिसाइड करेगी कि हमने क्या स्क्वाड लेकर जाना है? क्योंकि फिर इसके बाद हम चले जाएंगे इंग्लैंड, वहां हमें T20 सीरीज इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ खेलनी। आप समझते हैं यही सीरीज डिसाइड करेगी जो लड़के सिलेक्ट होंगे या जो परफॉर्म करेंगे? उस्मान खान पे भी एक सवाल होगा। तो आप समझते हैं यही सीरीज डिसाइड करेगी लड़कों का सिलेक्शन? इकबाल, माइंडसेट तो इस सीरीज में पता चल जाएगा कि सिलेक्शन कमेटी कहां जाना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि अभी आपने कप्तान अनाउंस नहीं किया, अभी आपका हेड कोच नहीं है। क्या अगर आप बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहते हैं, जो हेड कोच आएगा वो बाबर आजम के साथ कंफर्टेबल होगा, या वो कहेगा कि मुझे मोहम्मद रिजवान को कप्तान चाहिए या शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान रहने दें? तो देखें, ये इफ एंड बट्स अभी बहुत सारे हैं। फिर आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज, मेरा ख्याल T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की सीरीज जब खत्म होगी तो वहां जाके पाकिस्तान को पता चल सकेगा। देखें, अभी जो फिटनेस कैंप लगा हुआ है काकुल में, और शोएब मलिक का अगर आप एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, वो अपनी माजी की काकुल की यादें बताते हैं कि कितने सख्त कैंप होते थे। तो उस कैंप के बाद कौन खिलाड़ी है जो सरवाइव करेंगे, ये भी हमारे पास तो इत्तलात है माजिद भट्टी साहब, कथा कलामी होती कि कल वो रनिंग जो 2 किलोमीटर रनिंग हो रही है तो आजम खान सबसे पीछे रह गए थे। बहुत सख्त ट्रेनिंग हो रही है। देखिए, ट्रेनिंग तो जाहिर है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में सख्त ट्रेनिंग होगी। इकबाल, अब से तकरीबन 2 महीने पहले हमने अपने टीवी के लिए वहाब रियाज का इंटरव्यू किया। अच्छा। तो वहाब रियाज ने ये बताया कि जब बाबर आजम कप्तान थे और मिकी आर्थर डायरेक्टर क्रिकेट और ब्रैड बर्न हेड कोच थे, तो उस जमाने में फिटनेस को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया था और ये कहा गया था, ये फिर इसकी तस्दीक मोहम्मद हफीज ने भी की थी। और तो वहाब रियाज ने कहा था कि फिटनेस के बारे में हमें कहा गया था कि सोचना भी मना है। अच्छा। तो अब क्या रिवर्स गियर जब PCB लगा रहा है बाबर आजम की तरफ, तो वो जो फिटनेस का जो माइंडसेट है वो बरकरार रहेगा, या बाबर आजम ने जो माजी में गलतियां की थी उन सब पर सफाया कर दिया और PCB ने उनको क्लीन चिट दे दी?
ठीक है, तो आप हमारे साथ रहिएगा। मुनीर उल हक भी हमारे साथ मौजूद है। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात करें क्रिकेट के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीर उल हक, जबकि वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। और दोनों ही जिस तरह से क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, अपने तजर्बात जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, तो यकीनन आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई ज़्यादा अच्छे साबित नहीं हो सकते हैं। तो हमारी दुआ है कि अच्छे साबित हो। लेकिन मुनीर, अब जो ट्रेनिंग कैंप की बात की, 2016 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई, उससे पहले भी काकुल की मिलिट्री एकेडमी में कैंप लगा। मिसबाह उल हक ने जब लॉर्ड्स टेस्ट हमने 75 रन से जीता, तो मिसबाह उल हक पूरी टीम के साथ उन्होंने लाइन अप किया, पहले पुश लगाए, स्लूट मारा। तो आप समझते हैं कि ये इस ट्रेनिंग कैंप का फ़ायदा होगा खिलाड़ियों की फिटनेस पे? जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे थे कि कल्चर खत्म हो गया था फिटनेस का। हाँ, बिल्कुल इकबाल, 2-3 साल से तो कोई यो टेस्ट भी नहीं हुआ था टीम का। आपने बिल्कुल सही कहा कि फिटनेस की ज़रूरत तो है। अगर आप T20 की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आपको खेलना है, तो खिलाड़ियों की फिटनेस और आपके खिलाड़ियों की फिटनेस अलग नज़र आती है। उसमें तो खैर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जितना बेस्ट पॉसिबल है वो एफर्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे अभी भट्टी ने कहा ना, आपने भी कहा कि जो न्यूजीलैंड से जो सीरीज़ होनी है ना, उसमें तो बहुत कम उनके बड़े प्लेयर आएंगे। ज़्यादातर खिलाड़ी उनके IPL में मसरूफ़ हैं। तो जो प्लेयर आएंगे वो जाहिर अपने तौर से तो एफर्ट करेंगे, लेकिन आपके लिए इतने शायद मुश्किलात ना हो जो इंग्लैंड में जाकर अगेंस्ट इंग्लैंड आपको खेलना है। T20 वर्ल्ड चैंपियन, कंडीशन डिफरेंट होंगी, कंडीशन डिफरेंट है। और फिर इंग्लैंड की टीम जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगी किसी तरह से भी वो उस मौके को जाने नहीं दे। तो वो सही बिल्कुल कहा माजिद भट्टी ने कि वो सीरीज डिसाइड करेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो आगे देखते हैं फिर उस सीरीज के बाद क्या होता है। माजिद भट्टी साहब, हेड कोच के हवाले से क्या इत्तलात है आपके पास? लूक रॉन्की से इन्होंने कांटेक्ट किया है, न्यूजीलैंड के जो थे वो अब तो असिस्टेंट कोच हो गए थे न्यूजीलैंड के। फिर जेसन गिलेस्पी की खबर आई कि साउथ ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने छोड़ दी है कोचिंग। और भी नाम आ रहे हैं कि जो शायद हेड कोच के लिए आ सकते हैं। गैरी कर्स्टन का नाम आया, लेकिन गैरी कर्स्टन तो IPL में, और 26 मई को IPL खत्म हो रही है, तो वो कैसे आएंगे? आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, ल्यूक रॉन्की और जेसन गिलेस्पी यही दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। लेकिन आज जो खबर आई है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है गिलेस्पी ने, तो वो तो जून के अवाइल में जाके फारिग होंगे। अच्छा। तो जून के अवाइल में तो फिर T20 वर्ल्ड कप तकरीबन आधा T20 हो चुका होगा, तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब कराची में हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, आप भी थे, मुनीर भी थे, तो उस दिन तो वो कह रहे थे हम 10 दिन में अनाउंस कर देंगे। अभी तक नहीं हुआ। फिर सैटरडे को कह रहे थे कि 5 दिन में कर देंगे, तो अभी तक नहीं हुआ। तो इसका मतलब है मामला कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। मेरे ख्याल में जब तक आप किसी फॉरेन हेड कोच को ला रहे हैं, तो उसकी कंसल्टेशन से बहुत सारे PCB को फैसले करने, पहले कोच का अनाउंसमेंट करें, फिर कप्तान और टीम का उसके बाद होना चाहिए। मेरे ख्याल में पहले आपने कप्तान और टीम अनाउंस करके कोच लेकर बाद में आ गए, तो उससे फिर मसाइल बढ़ेंगे। लिहाजा थोड़ा सा जो है PCB में जो क्रिकेट के मुशीर हैं उनको, मोहसिन नकवी साहब चूंकि नए नए आए हैं, शायद क्रिकेट की बारीकियां जो हैं उनको नहीं पता है, तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा कि साहब पहले आप हेड कोच लेकर आए, उसके बाद डिसीजन करें। क्योंकि आपको याद है जब जेफ लॉसन बने थे 2007 में, तो उन्होंने शोएब मलिक पर कप्तान शोएब मलिक थे ना? हाँ, उस वक्त शोएब मलिक कप्तान। जी हाँ, शोएब मलिक। तो अब ये है कि जो भी हेड कोच आएगा वो कौन से कप्तान को देखना चाहता है। मुनीर, एक और चीज़ है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की कोचेस का तजुर्बा इतना कामयाब नहीं रहा। हालांकि बॉब बुलमर काफ़ी अरसे तक रहे, डेव वॉटमोर भी रहे, रिचर्ड पाइबल्स भी कोच रहे, माजिद भट्टी ने जेफरी लॉसन का नाम लिया, वो भी कोच रहे, और फिर मिकी आर्थर भी 2 दफ़ा बारी लेकर गए। तो आप समझते हैं कि गैर मुल्की कोचेस भी रिलक्टेंट होंगे, जिस तरह की सूरत हाल है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा ड्यूरिंग द वो जो उनका जो मुआहदा होता है उसी के दौरान ख़त्म कर देते हैं हम? तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं है? बिल्कुल है इकबाल। एक तो ये कि जो इंटरनेशनल लीग, इतनी सारी लीग्स हो रही हैं जो, उसमें पैसे बहुत हैं, उसमें जो हैं वो तो नहीं आएंगे। जो नहीं है उसमें से बेशतर ने यहाँ के पोजीशन को देखते हुए, यहाँ के हालात को देखते हुए मना किया है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपने ऑफर की, अच्छे पैसे ऑफर किए, तो कुछ नाम हम गैरी कर्स्टन को सुन रहे हैं, या ल्यूक रॉन्की के नाम इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। ये बात माजिद भट्टी की बिल्कुल सही है कि पहले आपको हेड कोच रखना चाहिए। कप्तान तो देखें आप बनाएंगे बाबर
को। अच्छा, बाबर को कप्तानजी से हटाना क्या फैसला सही था, या दोबारा उनको इतनी जल्दी लाने का फैसला सही है? शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज के बाद क्या हटा देना ज्यादती है? ऑल्दो पीएसएल में 9 में से 8 मैच हार गए, वो कुछ भी है, लेकिन आपने जब बनाया है तो कम से कम वक्त तो दे। और T20 में आपको जरूरत होती है, बाबर नहीं जीतना शुरू हो जाए। हाँ, तो ये चीज आपको। अच्छा, बाबर आएंगे तो फिर तीनों फॉर्मेट में आएंगे, आप याद रखिएगा। वो सिर्फ शान मसूद नहीं रहेंगे फिर टेस्ट नहीं, शान मसूद भी नहीं रहेंगे, इसलिए कि बाबर ने छोड़ा इसी उस पे था कि वो तीनों फॉर्मेट में रहना। माजिद भट्टी से पूछता हूँ, माजिद भट्टी साहब, क्या बाबर आजम अगर कप्तान बनते तो तीनों फॉर्मेट के होंगे? देखें, अभी तो काफी अरसे तक टेस्ट क्रिकेट नहीं है, वनडे नहीं है, लेकिन अगस्त में है। जब आपने देखें, अगस्त भी काफी दूर है, लेकिन जब आपने बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से हटाया था तो अब एक फॉर्मेट में तो कप्तानी नहीं दे सकते ना, देना तो फिर उनको तीनों फॉर्मेट में पड़ेगी। तो ये काफी सोचो विचार के बाद फैसला करना पड़ेगा। लेकिन जो सिलेक्टर्स पे चूंकि चेयरमैन साहब ने रिलाय किया था, सुना है कि सिलेक्टर्स ने तो बाबर आजम के हक में फैसला दे दिया। लेकिन एक सिलेक्टर उनमें से अब्दुल रज़ाक तो बाबर आजम पर बड़ी तनकीद करते थे। इकबाल, जब हम आपके माइक और कैमरे के सामने बैठे होते हैं तो और बात करते हैं, जब हम कैमरे से ऑफ हो जाते हैं तो हमारा गुफ्तगू का अंदाज डिफरेंट होता है। ठीक है। तो जब आप मुलाजमत कर रहे हो पीसीबी की तो बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद है और चंद मिनट बाकी रह गए, और मुनीरुल हक भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा इन दोनों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स तजियाकार, क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पर जाने से कबल, गैर मुल्की कोचेस के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या मोहसिन नकवी जो 6 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए, और क्या उनके दौर में कुछ तब्दीलियाँ होंगी पीसीबी में? माजिद भट्टी से पहले पूछते फिर मुनीरुल हक की तरफ आएंगे। माजिद भट्टी साहब, 2 विकेटें तो गिर चुकी है, बाबर हामिद साहब रिजाइन कर गए, बिलाल रजा जो डायरेक्टर लीगल थे वो रिजाइन कर गए, और भी लोग पाइपलाइन में। आप समझते हैं तब्दीलियां मुतवक्के हैं आइंदा आने वाले दिनों में? देखें, मोहसिन नकवी साहब क्रिकेटिंग डिसीजन तो ले रहे हैं, लेकिन पीसीबी हेडक्वार्टर में भी उनके पास एक रीस्ट्रक्चरिंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अगर आपको याद हो, कराची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं 11 पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के लिए 900 लोगों को मुलाजमत नहीं दे सकता। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले अदवार में जिस तरह ऊपर तले भर्तियां हुई हैं, और पीसीबी का वो पैसा जो क्रिकेट पर खर्च होना चाहिए और नॉन क्रिकेटर इस माले मुफ्त में मजे लूटते रहे, तो मेरे ख्याल में अगर वो रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान पर अमल कर जाएं, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान इकबाल अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये ना हो कि अगर चेरी पिकिंग होगी तो फिर जो है वो मामला खराब होंगे। लेकिन अगर वो अक्रॉस द बोर्ड डिसीजन ले, और माजी में जब बगैर पोस्ट के एडवर्टाइज हुए जो लोग पीसीबी में आए, और जो लोग फिर पीसीबी में रहकर पीसीबी के मामला मीडिया तक पहुंचाते रहे, मोहसिन नकवी साहब तो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है, वो उनके मोबाइल फोन तो चेक करें कि वो कहाँ कौन कौन सी खबरें लीक करते रहे। तो पीसीबी के अंदर के जो भेदी हैं उन पर भी उनको नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा, आप ये बताइए, मैं फिर मुनीर की तरफ जाऊंगा कि क्या नदीम खान, जुनैद जिया ये सब अपनी नशिस्तें बचाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि इन्होंने खुर्रम खान नियाजी को जो है वो डायरेक्टर डोमेस्टिक बनाया है। देखिए, नदीम खान जो हैं वो तो अब चले गए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, और जुनैद जिया जो हैं वो जनरल मैनेजर हैं। तो इन दोनों का तो जरा मुश्किल नजर आ रहा है। हाँ, अगर जो हम सुन रहे थे कि रीस्ट्रक्चरिंग में उनका ये प्लान है कि नजम सेठी और ज़का अशरफ के दौर में जितने अपॉइंटमेंट्स हुए थे वो नल एंड वाइड हो जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई आप दोबारा अप्लाई करें और दोबारा पीसीबी में आए। अगर वो फार्मूला अप्लाई होता है तो फिर तो नदीम खान भी मुश्किल में दिखाई देते। ठीक है, मुनीर आपकी क्या राय है? जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट का बुरा हाल है, और फिर भी आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, अब जुनैद जिया चला रहे थे, नदीम खान चला रहे थे, खुर्रम खान नियाजी आए, अपने काबिल एतमाद लोगों को लेकर आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, और वो अपने रफ़ीउल्लाह साहब को लेकर आए हैं PID डिपार्टमेंट पंजाब से, फिर उसके अलावा 2 पुलिस अफसरान भी हैं। तो आप समझते हैं कि और पीसीबी में हलचल मचेगी आइंदा? इकबाल, अभी फौरी तौर से 2
चीज़ें हैं ना, एक हेड कोच की तकर्री और एक उसके बाद जो है आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी। क्योंकि उनका जो अभी से माजिद ने बताया ना, उनका ये इंडिकेशन कि 11 खिलाड़ियों पे 900 लोग, तो वो आपको अंदाजा लगा देना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ बिल्कुल, अब वो कम होंगी और वो अल्लाह करे ऐसा हो कि अपने पसंदीदा लोग ना रखे जाएं, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है। एक बात अभी भी हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ तकर्री हुई है तो अपने ही लोग हैं कि जो पंजाब में मिनिस्टर थे बिलाल अफजल, वहाब रियाज एडवाइजर थे, चीज़ें तो हैं अभी भी, लेकिन अगर बेहतरी की तरफ होती हैं तो हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए किसी को इससे मतलब नहीं है, असल जो है ना क्रिकेट बेहतर हो और आपकी टीम जीते। अगर आप परफॉर्म नहीं करेगी, टीम नहीं करेगी, तो फिर ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आगे बढ़ती जाएंगी और परेशानी बढ़ती है। माजिद भट्टी साहब, जिस तरह मुनीरुल्लाह कह रहे हैं, अब मेरे पास 2-3 मिनट ही है, लेकिन आप जरा हमें बताइए कि आप समझते हैं मैनेजर अब पाकिस्तानी टीम का तब्दील होगा? नवीद अकरम चीमा साहब मैनेजर थे और बड़े स्ट्रिक्ट मैनेजर थे, आप समझते हैं कि, और वो उनका नाम भी आ रहा था, आपको याद होगा निगरान वजीर आला पंजाब के लिए जब नाम आए थे 3 नाम, अहमद नवाज सुखेरा का और नवीद अकरम चीमा का और मोहसिन नकवी साहब का, तो मोहसिन नकवी साहब बन गए थे वजीर आला, निगरान वजीर आला। तो आप समझते हैं कि नवीद अकरम चीमा कंटिन्यू करेंगे या कोई और मैनेजर आएगा, सरकारी कोई अफसर आ जाएगा मैनेजर? मेरी तो इकबाल ये इत्तलात है कि नवीद अकरम चीमा साहब नहीं होंगे, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में जो कुछ हुआ, नवीद अकरम चीमा साहब की अगर रिपोर्ट पब्लिक हो जाए या कम से कम जो उन्होंने पीसीबी को सिफारिशात दी थी उन पर अमल हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन रेहानुल हक सुना है कि वापस पाकिस्तान टीम के मैनेजर की हैसियत से आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इकबाल, चूंकि मोहसिन नकवी साहब अभी नए आए हैं, क्रिकेट को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और भी उनकी हुकूमती जिम्मेदारियां हैं, तो उनकी नीयत पे तो शक नहीं है, थोड़ा सा हमें बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आगे चलकर और ज्यादा बेहतर और दबंग किस्म के फैसले कर सके। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब्दुल माजिद भट्टी पूरे प्रोग्राम में साथ रहे। मुनीरुल्लाह का आपका बहुत शुक्रिया कि आप बराह रास्त दफ्तर से तशरीफ लाए। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।